अब देखिएगा हम एग्जाम्पल नंबर 4 कर रहे हैं। ये इससे लास्ट वीडियो के एग्जाम्पल नंबर 1 का ही डुप्लीकेट क्वेश्चन है, बिल्कुल वही क्वेश्चन प्रॉब्लम रिपीट होगी। शो दैट द रेंज, बुक में रेंज लिखा हुआ है, रेंज काट करके वहाँ डायनेम कर लेना, वहाँ रेंज नहीं होगी क्योंकि ब्रैकेट में लिखा हुआ है XYZ एलिमेंट। ये हमारे डायनेम के फोर्स के कंपोनेंट और कपल के कंपोनेंट हैं। इज इक्वलेंट टू 2 फोर्स, ये 2 बलों के तुल्य है। वन अलॉन्ग द लाइन x इक्वल टू y इक्वल टू z, उसमें से एक बल जो है वो x इक्वल टू y इक्वल टू z के लॉन्ग है, एंड द अदर अलॉन्ग द लाइन बाई lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू 0, x y माइनस जेड प्लस y z माइनस x प्लस z x माइनस y इक्वल टू l प्लस m प्लस n। ये जो 2 इक्वेशन दे रखी हैं जिनके लिए उसने कहा है द अदर अलॉन्ग द लाइन इज गिवन बाई, ये दोनों इक्वेशन तब बनेगी जब आप नल प्लेन लेने जाएंगे। एंड फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 फोर्सेज, और 2 फोर्सेज जो दे रखे हैं उनका मैग्नीट्यूड जो है वो हमें निकालना है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की डुप्लीकेट कॉपी आप कर दीजिएगा। यहां पर पहला फोर्स में P ले लेता हूं। लेट वन फोर्स इज P विच एक्ट along the line x इक्वल टू y इक्वल टू z, और लाइन देखिएगा जो हमारी लाइन है उसमें x इक्वल टू y इक्वल टू z है, तो इस समय डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, लेकिन ये DRS होते हैं और जबकि हमें चाहिए नीचे DCs। तो यहाँ ऐसे कर लीजिएगा 1/√3, ये और कर देता हूं यहाँ x माइनस 0/1/√3, y माइनस 0/1/√3, z माइनस 0/1/√3। यहाँ से कंपोनेंट ले लीजिएगा x1 इक्वल टू y1 इक्वल टू z1 इक्वल टू p/√3। पॉइंट 0 0 0 है तो मूवमेंट जो है 0 में चले जाएंगे। L1 इक्वल टू M1 इक्वल टू N1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो है पहले वाले फोर्स के कंपोनेंट आ चुके हैं। पहले वाले फोर्स से जो कपल बनेगा उसके मूवमेंट के कंपोनेंट आ चुके हैं हमारे पास। अब दूसरे फोर्स के लिए चलते हैं। क्योंकि x2 इक्वल टू x माइनस x1, x माइनस p/√3, y2 इक्वल टू y माइनस y1, y माइनस p/√3, z2 इक्वल टू z माइनस z1, z माइनस p/√3, L2 इक्वल टू L माइनस L1 इक्वल टू L, M2 इक्वल टू M माइनस M1 इक्वल टू M, N2 इक्वल टू N माइनस N1 इक्वल टू N। अब ये दूसरे फोर्स के कंपोनेंट मैंने निकाल दिए हैं और दूसरे फोर्स के मूवमेंट भी जो है मैंने के कंपोनेंट जो है ज्ञात कर लिए हैं। अब हम पोजीशन लेने जाते हैं। लेट द अदर फोर्स एक्ट एट F(G)(0। इससे पिछली वाली वीडियो में जब एग्जाम्पल नंबर 1 बताएगा तो अभी ये बताएगा जो पॉइंट जो लेना है उसमें तीसरा कोऑर्डिनेट आप 0 डाल करके चलना। अगर 0 डाल करके आप नहीं चलते हैं तो यहाँ से आपको F और G की वैल्यू फिर नहीं मिलेगी। तो दूसरा कंपोनेंट में से जब दूसरे कंपोनेंट का पॉइंट लेने जाएंगे तो ऐसे केस में एक पॉइंट आपको 0 डाल करके जरूर चलना है। अब ये लीजिएगा मोमेंट ड्यू टू सेकंड फोर्स L2i क्या है, M2j क्या है, N2k क्या है। यहाँ ijk हो जाएंगे, फाइंड हो जाएंगे Fg0, x2, y2 और z2। यहाँ से देख लीजिएगा L2 की वैल्यू फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, gz2 हो जाएगा g, z2 की वैल्यू z माइनस p/√3 हो जाएगी। यहाँ से आपका g निकल जाएगा, g निकल जाएगा। अब L2 है, L2 की वैल्यू L हो जाएगी यहाँ से। इसको इम्प्लाइज L is equal to G, Z minus p/√3 to imply G is equal to L upon Z minus p/√3। M2 बीच वाला कॉलम छोड़ दीजिएगा 0 और माइनस का FZ2, ये हो जाएगा M is equal to माइनस का F Z minus p/√3 to implies F is equal to minus M upon Z minus
P/√3। दूसरा कंपोनेंट आ गया। अब तीसरे कंपोनेंट में चलिएगा, N2 इक्वल टू, लास्ट कॉलम छोड़ेंगे, F/2 माइनस Gx2। इस टू इम्प्लाइज N2 की वैल्यू n है, F की वैल्यू उठा लीजिएगा, माइनस m/z माइनस P/√3 माइनस G की वैल्यू उठा लीजिएगा, L/z माइनस P/√3। और हाँ, y2 की वैल्यू रह गई है यहाँ पर, f के साथ y2 और है, y माइनस P/√3 माइनस G की वैल्यू L/z माइनस P/√3, x2 की वैल्यू x माइनस P/√3। अब यहाँ से जो है आप कैपिटल P निकाल देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा n इंटू z माइनस P/√3, ये इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा, माइनस का my आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का my आ जाएगा और इंटू में आ जाएगा √3। यह अभी N2 इक्वल टू n आ गया है, यहाँ से n माइनस z माइनस P/√3 हो जाएगा। ये थोड़ा सा गलत हो गया है, दो टर्म है यहाँ पर, z माइनस P/√3 तो इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा n, g के आगे z माइनस P/√3, यहाँ माइनस का my हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस P/√3 हो जाएगा, ये भी इधर चला गया है, माइनस का LX हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस P/√3 हो जाएगा। P की टर्म इधर भी है, माइनस का P/√3 वो उधर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा LX प्लस my प्लस nz इक्वल टू P/√3 कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा L प्लस m प्लस n। तो P इक्वल टू √3 LX प्लस my प्लस nz अपॉन L प्लस m प्लस n। पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है आपका प्राप्त हो चुका है। आप सेकंड फोर्स का मैग्नीट्यूड लेने चलते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड फोर्स अंडर रूट x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर अंडर रूट x माइनस P/√3 का होल स्क्वायर, y माइनस P/√3 का होल स्क्वायर, z माइनस P/√3 का होल स्क्वायर। हिसाब शॉर्टकट में लिख दीजिएगा, समेशन x माइनस P/√3 का होल स्क्वायर अंडर रूट समेशन P/√3 की वैल्यू यहाँ से देख लीजिएगा, ये हो जाएगा x माइनस LX प्लस my प्लस nz अपॉन L प्लस m प्लस n का होल स्क्वायर। अंडर रूट जब लेंगे तो LX से तो LX कट जाएगा, m के साथ x समेशन, ऊपर m के साथ आ जाएगा x माइनस y आ जाएगा और प्लस m के साथ x माइनस z आ जाएगा अपॉन L प्लस m प्लस n का होल स्क्वायर। ये आपका दूसरा आंसर आ चुका है। दो आंसर आपके आ चुके हैं यहाँ पर। अब मैं दूसरे फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन लेने वाला हूँ। उसके लिए बताया गया था कि दो नल प्लेन लेंगे। अब यहाँ देखिएगा जो लाइन ऑफ एक्शन दी गई है, ऊपर 0 0 0 है, नल प्लेन एट 0 0 0। 6.2 का फार्मूला यूज कर दीजिएगा।
डिटरमिनेंट सबसे पहली वाली में एक्स वाई जेड आएंगे, फिर पॉइंट आएंगे 0 0 0, फिर कंपोनेंट आ जाएंगे x2 y2 z2, नल प्लेन एट 0 0 0 ऑफ सेकेंड फोर्स लगा लेते हैं अभी। इधर L2 हो जाएगा x माइनस 0, M2 y माइनस 0, L2 z माइनस 0। तो लेफ्ट हैंड साइड तो पूरी 0 में चली जाएगी। L2 M2 N2 की वैल्यू L है, यहाँ से मिलेगा आपको LX प्लस My NZ इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। अभी आपको एक नल प्लेन और लेना है, एक नल प्लेन और लेना है। अब यहाँ देखिएगा जो आपकी लाइन है ये 1 1 1 है, यहाँ से आ जाइएगा, यहाँ से आ जाइएगा, DRS ले लीजिएगा, DC लीजिएगा, दोनों बातों में कोई फर्क नहीं होएगा, क्योंकि जब लेफ्ट हैंड साइड में DC जाएंगे तो राइट हैंड साइड में भी DC जाएंगे और अंडर रूट आपस में ही कट जाएगा। तो आपको सिखाया गया था कि इसमें रो की मल्टीप्लाई लेंगे, तो आप यहाँ पे रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हो जाएगा रो रो और रो। अब दूसरा नल प्लेन लेने जा रहा हूं मैं। नल प्लेन एट रो डिटरमिनेंट एक्स वाई जेड पॉइंट रो 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 x2 y2 z2 L x माइनस रो M y माइनस रो N z माइनस रो। रो कॉमन ले लीजिएगा, x y z 1 1 1 x माइनस p अपॉन रूट 3 y माइनस p अपॉन रूट 3 z माइनस p अपॉन रूट 3। यहाँ से रो कॉमन ले लेते हैं, L x अपॉन रो माइनस 1 M y अपॉन रो माइनस 1 N z अपॉन रो माइनस 1। रो से रो कैंसिल हो जाता है। रो से रो जो कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ से आप खोलेंगे, अब कंडीशन पहले लगा देता हूँ, रो टेंड्स टू इनफाइनाइट। जब रो टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा तो यहाँ अपॉन में तो 0 में चले जाएंगे। अब x के साथ देख लीजिएगा, दिस माइनस दिस, z माइनस y आ जाएगा, प्लस y के साथ x माइनस z आ जाएगा, प्लस स्मॉल z के साथ y माइनस x आ जाएगा, और इक्वल टू माइनस L माइनस M और माइनस N। अब यह माइनस है, माइनस से इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, x के साथ y माइनस जेड, y के साथ z माइनस x, z के साथ x माइनस y, L प्लस M प्लस N। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 and 2 गिव लाइन ऑफ एक्शन ऑफ सेकंड फोर्स प्रूफ। इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है वो प्रूफ हो जाता है और ये चैप्टर जो है हमारा खत्म हो जाता है। अब हम चैप्टर नंबर 5 शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 का नाम है स्क्रूज एंड रेंचेस। चैप्टर नंबर 4 में स्क्रू का और रेंचेस का जिक्र हो चुका है। डेफिनेशन भी 2013 में इसकी लिखने के लिए आ गई थी। 7.1 आर्टिकल जो है वो डेफिनेशन है, उसे तो आप लिख ही लेंगे। वो वैसे भी चैप्टर नंबर 4 में आ चुकी है। रेंच हमारी K/R थी और रेंच के लिए जो एक्सिस होती है वो सेंट्रल एक्सिस होती है और उस सेंट्रल एक्सिस के लिए जो है वही हमारे परिणामी बल R की किरण रेखा होती है और वही मूवमेंट की जो एक्सिस होती है ना। अब इसमें मैं आर्टिकल करा रहा हूँ आपको 5.3 रिजल्टेंट रेंच ऑफ 2 गिवन रेंचेस। 2 रेंच आपको दी गई है, 2 रेंच दी गई है, एक R1 K1 है, दूसरी R2 K2 है। 2 रेंच आपको दी गई है
आपको निकालना है कि उनकी जो रिजल्टेंट रेंज होगी वो क्या होगी, और बीच का एंगल भी जो है वो आपको दिया जाएगा। अब ऐसे देख लीजिएगा डायग्राम, थोड़ा सा डायग्राम खतरनाक रूप में होगा। थोड़ा 3D डायग्राम है। एक तो मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन बना दिया, एक ये मेरा वर्टिकल प्लेन इधर हो गया है, ये वर्टिकल प्लेन जो है वो इधर हो गया है। इधर मेरा ओरिजिन है, इधर मेरी एक्स एक्सिस है, इधर मेरी वाई एक्सिस चली जाएगी, और इधर मेरी चली जाएगी जेड एक्सिस। अब इसे ऐसा समझ लीजिएगा, नीचे एक फर्श है, एक दीवार इधर खड़ी है और एक दीवार जो है इधर खड़ी है। पोजीशन इस तरह से है हमारे पास। एक हमारे पास रेंच है, ये फोर्स R1 है, और ये मोमेंट K1 है, और ये लाइन इस जेड के पैरेलल है। मान लीजिएगा इसका बनने वाला एंगल जो है वो थीटा है, थीटा है, इसका बनने वाला एंगल जो है वो थीटा है। अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ध्यान रखना, इसके पैरेलल है, जेड के पैरेलल। अब एक रेंज जो है, ये डायग्राम इसलिए बनाया गया है, ये वाली जो रेंज आ रही है ये बोर्ड से बाहर को आ रही है ऐसे थीटा एंगल बनाते हुए, और दूसरी रेंज जो है मैं अंदर की तरफ को लूंगा। ये दूसरी रेंज हो गई मेरी R2, और इसका एंगल है अल्फा माइनस थीटा। यानी कि दो रेंज है, एक R1 K1 है और दूसरी रेंज जो है वो R2 K2 है ना, और उनके बीच का एंगल जो है वो अल्फा है। तो R1 K1 बाहर की तरफ को थीटा एंगल से मान ली, तो और R2 K2 जो है वो अंदर की तरफ मान ली है, जो अल्फा माइनस थीटा एंगल पर। एक जेड के बाहर की तरफ, एक बोल्ट में बाहर की तरफ को आ जाएगी और एक बोल्ट में अंदर की तरफ चली जाएगी। इसका कुछ नाम डाल देते हैं, ये AB है, सेंट्रल एक्सिस है। ये R1 K1 की रेंज जो है उसकी सेंट्रल एक्सिस AP है, और दूसरे वाले की सेंट्रल एक्सिस CD है। AB और CD एक्सिस हो गई है, इनका रिजल्टेंट ये आना है, ये R है और ये K है। ध्यान रखिएगा, R, K क्या है, रिजल्टेंट है। अब यहां से ये मान लेते हैं इनके बीच की शॉर्टेड डिस्टेंस है। मान लीजिएगा ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस मान लीजिएगा c माइनस एक्स है, यानी कि दोनों रेंज जो है उनके बीच की डिस्टेंस जो है हमें c दी हुई है। दोनों जो रेंज है उनके बीच की डिस्टेंस जो है हमें c दी हुई है। ये हो जाएगा लेट R1 K1 एंड R2 K2 are two branches at an angle alpha, and shortest distance between them is A। स्मॉल a है, इसे c की जगह a कर देता हूं। R1 K1 और R2 K2 मेरी दो रेंज हैं जिनके बीच का एंगल जो है वो अल्फा है, और उनके बीच की जो शॉर्टेड डिस्टेंस है जो हमने BSc पैटर्न में पढ़ी थी वो जो है स्मॉल a है। तो अब हमें इसकी रिजल्टेंट रेंज लेनी है। Let R, K is resultant range having axis OZ।
तो मान लिया रिजल्टेंट रेंज जो है आर कॉमा के है और उसकी जो एक्सिस है वो ओ जेड है, सही है ना। आप देख लीजिएगा, यानी कि R1 K1 और R2 K2 को सॉल्व करके जो आएगा वो R और K आएंगे, R और K आएंगे। अब इसके कंपोनेंट निकालने की तैयारी कर लेता हूँ मैं। K2 दिखाने से रह गया है, ये K2 है। फोर्स लेने हैं, मूवमेंट लेने हैं। फोर्स तो फोर्स से ही पैदा होता है, लेकिन मूवमेंट दो तरह से पैदा होते हैं। जब आप फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करते हैं तब भी मूवमेंट पैदा होता है, और जब आप मूवमेंट का कंपोनेंट लेते हैं तब भी मूवमेंट पैदा होता है ना। अब देख लीजिएगा यहाँ पर फोर्स अलोंग ओ जेड, ओ जेड के अलोंग फोर्स ले लीजिएगा। ओ जेड के अलोंग फोर्स है आर, ये रिजल्टेंट है, ध्यान रखना ये रिजल्टेंट है। आर इज इक्वल टू, अब देख लीजिएगा आर कैसे मिलेगा। फोर्स लेने जा रहा हूं मैं तो फोर्स से ही मिलेगा। एक फोर्स R1 है, इधर थीटा है, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा R1 cos थीटा और इधर कंपोनेंट हो जाएगा R1 sin थीटा। ये R2 अंदर की तरफ जा रहा है तो ये कंपोनेंट हो जाएगा R2 cos अल्फा माइनस थीटा और ये हो जाएगा R2 sin अल्फा माइनस थीटा, है ना। और अब जो है मैं कौन सी एक्सिस में जा रहा हूँ, ओ जेड, तो एक तो ये मिलेगा और एक ये मिलेगा, दोनों समान दिशा में है, जोड़ करके परिणामी आर पैदा करेंगे। तो ये हो जाएगा R1 cos थीटा प्लस R2 cos थीटा माइनस अल्फा, इक्वेशन नंबर 1। ये आर आ चुकी है, अब आर आ चुका। अब इधर चलते हैं ओ वाई में। फोर्स अलोंग ओ वाई, अब जो मैं फोर्स लेने जा रहा हूँ वो अलोंग ओ वाई लेने जा रहा हूँ। ध्यान रखना ओ वाई की डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, ओ वाई की डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो रिजल्टेंट जो आएगा वो जीरो आएगा। रिजल्टेंट क्या आएगा, जीरो आएगा। इधर की तरफ रिजल्टेंट जीरो है। अब देख लीजिएगा R1 sin थीटा वाई की डायरेक्शन में बाहर की तरफ को है तो पॉजिटिव लेंगे, और R2 sin अल्फा माइनस थीटा अंदर की तरफ को है, वाई की निगेटिव डायरेक्शन में है तो इसे निगेटिव लेंगे। तो ये हो जाएगा R1 sin थीटा माइनस R2 sin थीटा माइनस अल्फा, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व कर लेता हूं तो मेरा जो है रिजल्टेंट जो है वो प्राप्त हो जाएगा। यहां से रिजल्टेंट अगर मुझे लेना है तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर लेता हूं मैं। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएंगे, यहाँ से कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यहाँ से बनेगा कॉस ए कॉस बी और माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए प्लस बी बन जाएगा। उसमें आपका कॉस जब ए स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो कॉस ए माइनस बी बन जाएगा, और यहाँ पर थीटा माइनस अल्फा जब आप लेंगे तो फार्मूले में जो थीटा है वो एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि थीटा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर जब करके जोड़ेंगे आप तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर देखिएगा, यहाँ पर 1 बनेगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बनेगा 1 बनेगा, यहाँ 2ab आएगा, यहाँ माइनस का 2ab आएगा, तो कॉस ए प्लस बी की फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर। ये मैंने एंगल थोड़ा सा गलत लिख दिया है, एंगल अल्फा माइनस थीटा चल रहा है। जब दोनों एंगल जुड़ेंगे कॉस ए प्लस बी फार्मूला लगेगा तो वो हो जाएगा कॉस थीटा प्लस अल्फा माइनस थीटा, तो थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से जो है आपका रिजल्ट ये आ जाएगा R इज इक्वल टू अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2 R1 R2 कॉस अल्फा। हेडिंग चूंकि लंबा है ना, तो इसमें ये शॉर्टकट मार दीजिएगा, बीच की 4 लाइन छोड़ दीजिएगा। ये वही फार्मूला है जो 11वीं क्लास से फिजिक्स में पढ़ाते जा रहे थे कि R1 R2 दो फोर्स अगर अल्फा एंगल पर कार्य कर रहे हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो R इज इक्वल टू अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2 R1 R2 कॉस अल्फा से दिया जाएगा। तो इनका रिजल्टेंट जो आ चुका है। अब मूवमेंट लेने चल रहे हैं।
अब मोमेंट लेने से पहले अभी मैं जरा इसे इक्वेशन नंबर 2 को और देखता हूं। भाई इक्वेशन 2 को देख लीजिएगा। r1 साइन थीटा हो जाएगी और r2 साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा साइन थीटा हो जाएगी। अब यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा की टर्म जो है वो एक साथ लिख लीजिएगा। साइन थीटा 2 बार है तो साइन थीटा के साथ हो जाता है r1 प्लस r2 कॉस अल्फा और यहाँ हो जाता है r2 साइन अल्फा कॉस थीटा। अब आप इसे ऐसे करिएगा, साइन थीटा अपॉन r2 साइन अल्फा ले लीजिएगा और कॉस थीटा अपॉन r1 प्लस r2 कॉस अल्फा ले लीजिएगा। अब यहाँ से प्रॉपर्टी अगर आपको बनानी है, अब ये साइन थीटा है और यहाँ क्या है, कॉस थीटा है। अब यहाँ से प्रॉपर्टी अगर आपको बनानी है तो यहाँ पर स्क्वायर करके ऐड कर दीजिएगा और आपकी वैल्यू जो है वो प्राप्त हो जाएगी। आप ऐसे करिएगा, अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर अंडर रूट r2 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस r1 प्लस r2 कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, ऊपर आपका 1 हो जाएगा, नीचे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बनेंगे वो 1 हो जाएंगे। यहाँ हो जाता है 1/√r1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस r2 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2r1 r2 कॉस अल्फा रह जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगी 1/r की। यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी और कॉस थीटा की वैल्यू भी मिल जाएगी। साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा r2 साइन अल्फा अपॉन r और कॉस थीटा इक्वल टू r1 प्लस r2 कॉस अल्फा बटे r। इसी इक्वेशन नंबर जो है 3 डाल दीजिएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 हो चुकी है। अभी डायग्राम में नहीं मिटा रहा हूँ, मैं इधर वाला हिस्सा रब कर देता हूँ। या हेडिंग तो मैं मिटा ही सकता हूँ। अब मैं मूवमेंट लेने जा रहा हूँ। इधर ये के मूवमेंट अबाउट ओ जेड के इक्वल टू, अब देखिएगा के कैसा आएगा। मूवमेंट अबाउट ओ जेड लेने वाले हैं तो उससे के पैदा होगा। के कैसे पैदा होगा, के मूवमेंट है। अब मूवमेंट लेने के 2 तरीके होते हैं। अब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करेंगे तो भी मूवमेंट आएगा और मूवमेंट का कंपोनेंट करेंगे तो भी मूवमेंट आएगा। अब देखिएगा ये k1 है और इधर एंगल θ1 है, ये कंपोनेंट हो जाएगा k1 cos थीटा और इधर कंपोनेंट हो जाएगा k1 sin थीटा। इधर k2 है, इधर कंपोनेंट हो जाएगा k2 cos अल्फा माइनस थीटा और इधर कंपोनेंट हो जाएगा k2 sin अल्फा माइनस थीटा। जब आप कॉपी पर डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम जो है पूरे एक पेपर पर बनना चाहिए, जिससे कि सारी चीज जो है वो क्लियर देख सके, है ना। और वैसे भी ये तो हमें 5-6 बार यही करना है, तो इसकी प्रैक्टिस अभी थोड़ा सा अजीब सा लग सकता है आपको, कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, लेकिन अभी जब हम सारे क्वेश्चन करेंगे तो हमें यही काम जो है बार बार करना होगा। तो मूवमेंट अबाउट के जेड लेने वाले हैं ओ जेड में। इधर देखिएगा, इधर से k1 cos थीटा आएगा प्लस इधर से ये आ जाएगा k2 cos अल्फा माइनस थीटा। अब प्लस, अब देखिएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। एक मूवमेंट लेने के लिए फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और जो मूवमेंट ले रहे हैं वो आप जेड एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, जेड एक्सिस के अलोंग। अब मैं करने वाला हूँ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब अबाउट जेड एक्सिस आप मूवमेंट ले रहे हैं तो जो आपका फोर्स होना चाहिए या तो वो एक्स एक्सिस के अलोंग होना चाहिए या वाई एक्सिस के अलोंग होना चाहिए, क्योंकि जेड में जो फोर्स होगा वो तो पैरेलल डायरेक्शन बनाएगा और पैरेलल के बीच का एंगल 0 होता है ना। तो इसके उस वजह से जो है कोई भी मूवमेंट पैदा नहीं होने का। तो अगर मैं r1 cos थीटा की और यहाँ r2 cos अल्फा माइनस थीटा की बात करता हूँ तो ये जेड एक्सिस के पैरेलल है, तो इनके परितः कोई मूवमेंट नहीं आएगा। अब ये कंपोनेंट बचता है मेरा, एक r1 sin थीटा और एक बचता है मेरा r2 sin अल्फा माइनस थीटा, है ना।
ये y के लॉन्ग बाहर की तरफ को है और ये y के लॉन्ग जो है वो अंदर की तरफ को है। तो इनके लिए दोनों के लिए फोर्स लगेगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो r1 साइन थीटा के साथ x आ जाएगा और ये r2 साइन अल्फा माइनस थीटा जो है इसके साथ आ जाएगा a माइनस x। अब ये मोमेंट मेरा आ जाता है x इंटू r1 साइन थीटा और a माइनस एक्स इक्वल टू r2 साइन थीटा। तो ये शुरू वाले दो जो है वो कंपोनेंट के मोमेंट है और ये दो जो आए हैं वो आए हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। अब यहां से वैल्यू लेने चलते हैं हम यहां से। अब इसको मैं खोलने वाला हूं। Q1 cos थीटा प्लस K2 cos अल्फा माइनस थीटा प्लस, अब यहां देख लीजिएगा एक टर्म तो ये उठाइएगा, x वाली टर्म उठाइएगा, x के साथ r1 साइन थीटा माइनस r2, एंगल गलत हो गया है मेरा, r2 के साथ साइन अल्फा माइनस थीटा है, ये रखा एंगल साइन अल्फा माइनस थीटा, x के साथ r1 साइन थीटा आएगा माइनस r2 साइन अल्फा माइनस थीटा आएगा और प्लस हो जाता है a r2 साइन अल्फा माइनस थीटा। अब इस पूरी वैल्यू को देखिएगा और यहाँ देखिएगा ये पूरी वैल्यू आपकी 0 में पड़ी हुई है। यूज इक्वेशन 2। अब इक्वेशन नंबर 2 का मैं यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ से मुझे मिलता है k इक्वल टू K1 cos थीटा प्लस K2 cos अल्फा माइनस थीटा प्लस a r2 साइन अल्फा माइनस थीटा। अब यहाँ से वैल्यू जो है मुझे ये मिल चुकी है। अब मैं इन फार्मूलों को जो है तोड़ने वाला हूँ। अब मुझे आंसर मेरा आने वाला है, बस मुझे इक्वेशन नंबर 3 का जो है वो यूज करना है। ये जो आर्टिकल मैं इस समय कर रहा हूँ ये इस चैप्टर का सबसे भारी आर्टिकल है, इसके आगे सब चीजें आसान होती चली जाएंगी। इसे खोलिएगा, इसे खोलिएगा। K1 cos थीटा प्लस K2 cos अल्फा cos थीटा प्लस साइन अल्फा साइन थीटा प्लस AR2 साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा साइन थीटा। यहाँ पर मुझे थीटा जो है एलिमिनेट करना है और थीटा एलिमिनेट करने के लिए मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी इक्वेशन नंबर 3 की। इक्वेशन नंबर 3 की मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी। तो k इक्वल टू कॉस थीटा की टर्म देख लीजिएगा, यहाँ से K1 आएगा प्लस K2 कॉस अल्फा आएगा और प्लस AR2 साइन अल्फा आएगा। ये कॉस थीटा की जो है टर्म आ चुकी है मेरी। साइन थीटा वाली टर्म देखिएगा, साइन थीटा के साथ K2 साइन अल्फा आएगा और माइनस का AR2 कॉस अल्फा आ जाएगा। अब साइन थीटा कॉस थीटा मुझे एलिमिनेट करने हैं, लास्ट स्टेप आ चुका है। यूज इक्वेशन 3 k इक्वल टू कॉस थीटा देख लीजिएगा r1 प्लस r2 कॉस अल्फा अपॉन r, k1 प्लस k2 कॉस अल्फा, r2 साइन अल्फा, साइन थीटा की वैल्यू देख लीजिएगा r2 साइन अल्फा अपॉन r, k2 साइन अल्फा माइनस a r2 कॉस अल्फा।
ये पोजीशन मेरी तैयार हो गई है। आर अपॉन में है तो यहाँ से के आर बनेगा, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, K1 R1 K2 R1 cos अल्फा A R1 R2 sin अल्फा प्लस R2 cos अल्फा लीजिएगा, K1 R2 cos अल्फा K2 R2 cos स्क्वायर अल्फा A R2 स्क्वायर sin अल्फा cos अल्फा। इसे अंदर लाइएगा, K2 R2 sin स्क्वायर अल्फा माइनस A R2 स्क्वायर cos अल्फा sin अल्फा। ये टर्म देखिएगा, ये कट जाएगी, यहाँ देखिएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएंगे, तो KR इज इक्वल टू K1 R1 आ जाएगा, K2 R2 हो जाएगा। cos अल्फा की टर्म में K1 R1 यहाँ देखिएगा, K1 R2 है और यहाँ K2 R1 है, K1 R2 प्लस K2 R1 cos अल्फा है, और एक टर्म ये बची हुई है A R1 R2 sin अल्फा। ये हमारा रिजल्ट जो है वो तैयार हो जाता है। अब जब ये रिजल्ट तैयार हो जाएगा, अब दूसरा जो रिजल्ट है इसके लिए बना लेता हूं मैं, ये है 5.4। ये आर्टिकल 5.4 है, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस R1, R2। अब अभी रिजल्टेंट था 2 रेंज का, है ना, अभी 2 रेंज का रिजल्टेंट था, अब 2 फोर्स का रिजल्टेंट है, बिल्कुल इसी डुप्लीकेट कॉपी हो जाएगी। K1 K2 नहीं लेंगे आप, यानी कि K1 एलिमिनेट करना है, K2 एलिमिनेट करना है, तो ये चीजें हटती चलेंगी। अब देखिएगा मैंने डायग्राम तैयार कर दिया गया है, इसमें 2 फोर्स है बस, R1 और R2 है ना, K1 नहीं है, K2 नहीं है, बाकी हेडिंग ऐसा कैसे ही है, यानी कि 2 फोर्सेज है हमारे पास। लेट R1, R2, R2 फोर्सेस having line of action AB, CD, which are inclined at an angle alpha with each other. Let small a is y shorter distance between AB and CD। ये रिजल्टेंट रेंज है। लेट R, K is resultant range having एक्सिस OZ, यानी कि R1 R2 हमारे पास 2 फोर्स है, उनका जो रिजल्टेंट लिया उससे एक रेंज पैदा हुई, उस रेंज का फोर्स कैपिटल R है और मोमेंट K है, और उसकी जो एक्सिस है वो OZ है। तो इस आर्टिकल में पीछे आर्टिकल में फर्क कुछ नहीं है, बस K1 के और K2 की जगह 0 रख दीजिएगा, क्योंकि मोमेंट नहीं दिए गए हैं। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 5.3 पुट K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू 0। ये इससे बहुत छोटा होगा जो भी आर्टिकल हमने करा है।
K1 और K2 दोनों की जगह 0 रख दीजिएगा, तो आपका R इक्वल टू तो फिर वही आ जाएगा अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कॉस अल्फा हो जाएगा। और जो रेंज का फार्मूला आएगा वो KR इक्वल टू ये आ जाएगा R1 R2 आ जाएगा और साइन अल्फा आ जाएगा। ये आपके रिजल्ट जो है वो प्राप्त हो जाएंगे। ये 2012 में आया हुआ हेडिंग है ये और पीछे वाले हेडिंग से जो है ये बहुत छोटा होगा, है ना। अब ये मैंने आर्टिकल इसके करा दिए गए हैं और आर्टिकल इसके करा दिए हैं और इसमें लगभग हमें 6 क्वेश्चन जो है वो करने हैं। तो एक वीडियो में भी अगर हम 3 क्वेश्चन लेते हैं तो 2 वीडियो में जो है हमारा पूरा चैप्टर जो है वो हो जाएगा।